हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेसीआई। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज को और आज पार्ट 3 का टेस्ट हुआ है। पार्ट 3 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट 1 एंड 2। तो जो पार्ट 1 और 2 में टेस्ट हुए थे उनका ही कंबाइंड सिलेबस पार्ट 3 में पूछा गया है और जो 9 तारीख को हुआ है आपका, ठीक है, 9 मार्च को हुआ है और आज हम इसे पूरा सॉल्व करने वाले हैं 1 बाय 1। सो लेट्स चेक आउट। ठीक है, देखते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1 और 2 का पूरा सिलेबस पूछा गया पार्ट 3 में। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, करते हैं सॉल्व 1 बाय 1, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है बच्चों, एज शोन इन द फिगर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विथ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस गिवन है बच्चों, r इक्वल टू पाई बाय 10 मीटर इज कैरिंग करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। 3 एम्पियर लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। द आर्क ऑफ द आर्क इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज दिस। ठीक है, परमेबिलिटी गिवन है। स्ट्रेट वायर है, एक आर्क है, फिर एक स्ट्रेट वायर है। तो इस स्ट्रेट वायर की लाइन में ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब इससे इंटेंसिटी 0। इस स्ट्रेट वायर की भी लाइन में ही पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया हुआ है, मतलब इससे भी इंटेंसिटी 0। इंटेंसिटी होगी सिर्फ इस आर्क के कारण और वो भी होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम्स आई बाय आर। पाई इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। अगर ये एंगल थीटा होता तो थीटा रखते, 2 पाई होता तो 2 पाई, और पाई बाय 2 होता तो पाई, लेकिन यहाँ पर क्या है पाई, तो हमने रख दिया पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई, वैल्यू 10 टू द पावर -7 पाई। करंट की वैल्यू 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू पाई बाय 10 तो ये तो बहुत इजी दिख रहा है। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, हो जाएगा 10 टू द पावर -6 टेस्ला, तो 3 माइक्रो टेस्ला। हाँ, यही दिख रहा है 3 माइक्रो टेस्ला। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा एंगल पे फेंक दिया, फ्रॉम द ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा ध्यान देना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इस चीज़ को हमेशा बहुत अच्छे से देखना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो क्या बोला है इसने, वो बना लेते हैं। किसी बॉडी को थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए फेंक दिया। फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या इस पॉइंट पर मास m होगा, हाइट h होगी, जो भी होगी मैक्सिमम हाइट होगी, हाइट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। क्योंकि h मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यही करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। ये बोल रहा है कि वेलोसिटी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 बोल रहा है, गलत है। u cos थीटा होती है भाई साहब। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो अगर मास से मल्टीप्लाई करूँ तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, और ये तो मैक्सिमम बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर वेलोसिटी u cos थीटा तो है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी तो होगा, मतलब ये भी 0। एनर्जी का कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए एनर्जी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के पर डिपेंड करती। 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ठीक है। एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ठीक है भाई साहब, 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree, 30 डिग्री के एंगल पे। For mu equal to 0.25 the block will just start to move। ठीक है, just start की कंडीशन है। इसका कंपोनेंट बना लो भाई साहब F sin 30। ठीक है, F sin 30 नहीं, F cos 30। इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, F का ये वाला कंपोनेंट F cos 30 और ये वाला F sin 30। तो इस तरह से फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, F cos थीटा, F sin थीटा। और क्या इस ब्लॉक का वेट भी होगा mg, तो इसका वेट हो गया mg। ठीक, तो एक फोर्स नीचे और एक ऊपर लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी दिस माइनस दिस, mg माइनस F sin 30। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन आएगी फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा आपका म्यू आर, आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। म्यू हमें कहीं गिवन था, ये रहा 0.25। अब ये बोल रहा है जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट चलना शुरू करे, तो उसके लिए कंडीशन है आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखो, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो ये एक्सेलरेट करेगा, जस्ट स्टार्ट नहीं करेगा, ये तो एक्सेलरेट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जस्ट चलना शुरू कर दे, तो F cos 30 शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ये जो F cos 30 है फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये जस्ट चलना स्टार्ट करेगा। cos 30 को लिख सकता हूँ क्या मैं, √3/2।
इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू आर, म्यू कितना है 0.25 और आर क्या है भाई साहब, आर है एम जी, एम कितना है 10, तो एम जी हो जाएगा 100 माइनस एफ तो हमें चाहिए, थीटा है 30 और साइन 30 होता है 1/2, ये पॉइंट हटा लेते हैं, 2 0 बढ़ा लेते हैं, 4 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, ये 2 टाइम्स बचेगा। ठीक, तो हमें मिलेगा f√3 इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100/2 हो जाएगा आपका 50 माइनस ये हो जाएगा आपका f/4। ठीक, f/4 को इधर ले आते हैं तो f√3 प्लस f/4 इक्वल टू 50। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इन दोनों में से f कॉमन, तो हमें मिलेगा 50 डिवाइडेड बाय 4√3 प्लस 1। ठीक, मैंने इन दोनों में एलसीएम ले लिया 4, तो 4√3 प्लस 1 और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4√3 प्लस 1। ठीक है भाई साहब, तो 4√3 को लिखेंगे 1.73 प्लस 1। ठीक है, अगर ये 2 होता तो ये 8 बन जाता। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी भी किया जा सकता था, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5.96 है ना, 6.92, 6 प्लस 1 मतलब अप्रॉक्स 7, तो 200 डिवाइडेड बाय अप्रॉक्स 7। ठीक है, 7.92 मतलब अप्रॉक्स 8 ले लो इसको आप, अप्रॉक्स 8। ठीक, 6.92 प्लस 1 मतलब 7.92 मतलब अप्रॉक्स 8 ले लेते हैं, अप्रॉक्स 8 ले लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, मतलब 25 के अप्रॉक्स कोई जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो 25.2 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 25.2 दिखाई दे रहा है, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यही आपके f की वैल्यू हो जाएगी, f इक्वल टू अप्रॉक्स 25। क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स नंबर ले लिया है इसलिए यहाँ भी मुझे अप्रॉक्स डेटा मिल गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ 2 प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2 प्लैनेट A एंड B तो आर इन द रेशो 1:2। दो अलग अलग प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी फर्स्ट और सेकंड, और इस का रेशो क्या दिया हुआ है 1:2। इफ द रेशो ऑफ देयर रेडाई, मतलब इन दोनों की जो रेडियस है उन दोनों का रेशो अगर 1:3 है, देन द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए हो आप। फर्स्ट प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी, सेकंड प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी, ये होता है फॉर्मूला √2gr, 2gr तो g1 r1। ठीक, रूट को यहाँ भी लगा लेते हैं, 2g2 r2। ये वाला जो रेशो है ये गिवन है 1:2, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1:2 और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, g1/g2 जो हमसे पूछा है, r1/r2 है ना, ये गिवन है हमें 1:3, तो g1 डिवाइडेड बाय g2, 3 आ जाएगा इस तरफ, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3:4, ये रेशो आ जाएगा 3:4। सो डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। एक डिस्क है ये जिसका मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस है ना, इसकी रेडियस ये कैपिटल R है। ठीक है, अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, ओके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 है, तो मैं एक डायमीटर ये ले लेता हूँ और एक डायमीटर ये ले लेता हूँ। ठीक है, डायमीटर के अबाउट है ना, ये प्लेन में रखा हुआ है डायमीटर, एक दूसरा भी, डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²/4। ठीक, इस तरह से mr²/4। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट इट्स एज। ठीक है, डिस्क के नॉर्मल हो और एज से जा रहा हो, मतलब ये वाला, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, ये दोनों गिवन है और ये हमसे पूछा गया है, तो एक काम करते हैं, जो दो वैल्यूज हमें गिवन है ना, ये जो दो वैल्यूज हमें गिवन है इससे हम ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं।
और जो पूछा है वो इसके पैरेलल है। तो बताओ ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाए? इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mr² प्लस mr²/4। यहाँ पे लगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या लगा बच्चों? परपेंडिकुलर। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, IY इक्वल टू IX प्लस IZ, या IZ इक्वल टू IX प्लस IY, या इसको I डायमीटर बोल दो, तो I डायमीटर प्लस I डायमीटर इक्वल टू I। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 2mr²/4 ये मिल जाएगा। ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये मिलेगा आपको हाफ mr²। ठीक है, क्या मिल गया बच्चों? इस तरह से हमें हाफ mr²। तो हाफ mr² हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है और हमसे ये पूछा है। ठीक, तो ये वाला बताते हैं। ये मिलेगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा ICM प्लस MA²। तो जो ICM है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमें मिला है हाफ mr²। कितना मिला बच्चों? हाफ mr²। प्लस बॉडी का मास m, और दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, ध्यान देखो, दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, क्या डिस्टेंस r दिखाई दे रही है? ठीक है, r है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं r²। तो हाफ प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2 mr²। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल जाएगा 3/2 mr²। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है x/2 mr² द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो ठीक है, जहां पर क्वेश्चन में x है वहां पर हमारे आंसर में 3 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी, जिसमें वैल्यू है 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। ठीक है, मतलब ओमेगा θ/t, इक्वल एंगल इक्वल टाइम, मतलब ओमेगा कांस्टेंट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर की बात कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिलती है बच्चों? अगर बॉडी इस तरह से घूम रही है तो थंब की डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर आता है। ये एक तरह का एक्सियल वेक्टर है। ठीक, एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से दिखाई जाती है। तो बॉडी चाहे कितना ही घूमती जाए, अगर वो थीटा और टी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो घूमते समय इसकी डायरेक्शन तो अपने आप कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एक्सिस पर रहने वाली है। तो ये आ जाएगा ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, चेंज इन मैग्नीट्यूड गलत है, चेंज इन डायरेक्शन भी गलत है, चेंज बोथ इन मैग्नेटिक डायरेक्शन, तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एक्सिस पर रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 विद 2। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। करते हैं, इधर दिया एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, रेजोनेंस फिनोमिना ऑफ टू ऑकर, और इधर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे दिया है प्रेजेंस ऑफ बोथ एल एंड सी, एल और सी दोनों की बात करी गई है, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, प्रेजेंस बोथ एंड, अगर फर्स्ट को मैं मैच करूँ तो मैं इसको मैच कर सकता हूँ रेजोनेंस फिनोमिना से। ठीक, तो ठीक है, पहले पूरा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कर रहा है एसी जनरेटर के साथ। ठीक, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस रेजोनेंस मतलब क्वालिटी, ये क्वालिटी कौन सा बच गया आपका? बच गया सेकंड, एसी जनरेटर। हाँ, ये मैंने पहले बोला था लेकिन लिखा नहीं था, लिख देते। तो फर्स्ट के साथ सेकंड मैच कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, तो बी के लिए हो जाएगा 4। और सी रेजोनेंस ऑकर वहीं होता है जहाँ एल और सी दोनों होते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो जाए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इस कंडीशन में रेजोनेंस होता है। तो सी किससे मैच कर गया? फर्स्ट से, और डी मैच कर गया आपका थर्ड से। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए से सेकंड मैच होता हुआ यही दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, फिर बी से फोर्थ होना चाहिए, इसमें बी से 4 है, सी से फर्स्ट है और डी से थर्ड। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बच्चों सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ईएमएफ ई, सेल की बात हो रही है, ईएमएफ कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉपर वायर, कॉपर वायर, इसके अक्रॉस सेल कनेक्टेड है। ठीक है, ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं करता हूँ, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन जैसी होगी उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन तो जा रहे होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द वायर इज वी डी, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 2L, ओके, अगर हम इस वायर की लेंथ को बढ़ा के 2L कर देते हैं, पहले जो L था उसको 2L कर दिया, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर विल बी, ठीक है बच्चों, आई इक्वल टू हम NeAVD पढ़ा है, ठीक, हमने एरिया चेंज नहीं किया, ई चेंज नहीं किया, एन नहीं किया हमने, लेकिन लेंथ चेंज कर दी। क्या लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, और क्या रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज होगा? चलो देखते हैं। हमें पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहले लेंथ L थी अब 2L हो गई, तो पहले रेजिस्टेंस R था अब हो गया 2R, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, पहले जो था वही, सेल तो वही वाला लगा हुआ है, मतलब पहले जो करंट फ्लो हो रहा था वो टोटल EMF अपॉन R था, अब जो करंट फ्लो होगा I डैश वो टोटल EMF अपॉन 2R होगा, मतलब वो I/2 होगा, पहले वाले करंट का हाफ हो जाएगा, और अगर करंट हाफ हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दिख रही, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पे डिपेंड कर रही है, अगर करंट वेरी करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी कर जाएगी, या ऐसा बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट वेरी कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई साहब, इसके लिए थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, व्हाइट पे लिखना है ना। Let sigma be the uniform surface charge density of two infinite thin plate sheets shown in the figure. Then the electric field in the three different region 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, चुपचाप तीनों पे Q0 रख दो। कैसे रख दो? चुपचाप। क्यों रख दो? क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वही तो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी, और जितना फोर्स लगेगा वही मैग्नीट्यूड होगा, तो एक Q0 मैंने यहाँ रखा हुआ है, इस पर पॉजिटिव सिग्मा दिख रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और प्लेट का जो फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का जो फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शंस में हमें कहीं 2 सिग्मा दिख रहा है, कहीं सिग्मा दिख रहा है, और चेक करते हैं, यहाँ पर इधर भी प्लस सिग्मा, इधर भी प्लस सिग्मा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों, ये इस यूनिट पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो इंटेंसिटी 0 हो गई, यहाँ पर हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो गई 0। इधर देखते हैं, ये इसको रिपेल करेगा लेकिन इसकी फील्ड लाइंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्शन देखें तो इन दोनों की अपोजिट है, तो आप इसको नेगेटिव एक्सिस पे बोल दो, इसको पॉजिटिव एक्सिस पे बोल दो, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, रीजन 2 में 0, रीजन 3 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो डी देखो यहाँ अच्छे से दिख रहा है, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ टेबल, ठीक है भाई साहब, टेबल पे 5 किलो रखा है, 5 kg। नाउ इफ द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस, ओके, ये अच्छा किया, सरफेस के पैरेलल 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है, ब्लॉक 50 मीटर चला इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, और इसने चलने में 10 सेकेंड लिए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, क्या होगा ये पूछा है, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एक थ्योरम लगा लेता हूँ, क्योंकि ये 50 मीटर चला है ना, ब्लॉक जो था इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, हाफ A, और 50 मीटर चलने में से 10 सेकेंड लिए, तो 10 स्क्वायर, तो 50 इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100/2, दैट इज 50 50 50 कैंसिल, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट हुआ और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है भाई साहब। अब एक फोर्स लग रहा है आगे, कितना है वो, 30 था, यस, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है आगे 30, एक फोर्स लग रहा है 50 फ्रिक्शन पीछे, और इसका मास कितना है, मास कितना था मैंने देखा नहीं, 5 kg, इसका मास है 5 kg, तो फिर भी चल रहा है आगे, तो एक्सेलरेशन भी हमें पता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक फोर्स आगे एक पीछे फिर भी चला आगे, मतलब बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम ए, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम ए, तो 30 - 5 इक्वल टू एफ,
30 माइनस 5 हो जाएगा 25, इसको बोल देंगे म्यू आर, और आर क्या होगा 5 का, इसका एक्शन 5 तो रिएक्शन हो जाएगी 50, 25 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो म्यू इक्वल टू 1/2, 1/2 से मिल जाएगा 0.5, 1/2 से मिल जाएगा 0.5, सो करेक्ट आंसर इज 0.5। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमें 0.5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ स्मॉल पार्टिकल मूव टू पोजीशन दिस, इट्स इनिशियल पोजीशन इज दिस, मतलब यहां से उठ के यहां चला गया। द एक्शन ऑफ फोर्स भी दिया है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, यहां से उठ के यहां चला गया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करें अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए, ठीक, तो ये बोल रहा है ना स्मॉल पार्टिकल मूव टू पोजीशन दिस फ्रॉम दिस, मतलब 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3 आई कैप, -2 -3 -5 j कैप, के 1 -4 तो +1 -4 तो हो जाएगा 5 के कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा इस पर, फोर्स लगा है 5 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 के कैप। क्या हमसे वर्क पूछा है, तो वर्क में इन दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट, 5 × 3 15 -5 × 2 10, 5 7s are 35, तो ये हो गया आपका 35 40 50 50 माइनस 10 40 जूल, 40 जूल का वर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस, इनिशियल वेलोसिटी 2ik प्लस 3j एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है 0.3 ik प्लस 0.2 j, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है 10 सेकेंड बाद। तो देखो x पे x का कंपोनेंट क्या है, एक्सीलरेशन का 0.3, तो क्या हर सेकेंड 0.3 से बढ़ाएगा, और इसको कितने सेकेंड मिले 10 सेकेंड, तो 0.3 से बढ़ाएगा हर सेकेंड, 10 सेकेंड मिले हैं तो 3 से बढ़ा देगा, तो ये जो था 3 से बढ़ जाएगा तो 3 + 2 5 आई कैप हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक, 0.2 × 10, इसको भी 10 सेकेंड मिले तो ये 2 से बढ़ा देगा, तो 3 + 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 5 j कैप, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 5 आई कैप प्लस 5 j कैप। अच्छा, इसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालोगे 90 पे, तो ये आ जाएगा 5√2, √5² + 5² 5√2, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला है द मैक्सिमम, यहाँ आना चाहिए एंड minimum values of resultant of two vectors are 10 and 6। दो वेक्टर का मैक्सिमम मतलब f1 + f2 10 है और f1 - f2 6 है। मैक्सिमम वैल्यू दोनों के सम से और मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्शन से मिलती है। ये बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वेक्टर इज, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा 16, तो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 8, तो 1 तो 8 है। दूसरे की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, f1 - f2 = 6 है। f1 कितना मिला हमें 8 -f2 = 6, तो 8 - 6 = f2, तो f2 की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो देखो एक मिला 8, एक मिला 2, और ये कौन सा पूछ रहा है हमसे, स्मॉलर, तो स्मॉलर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना, इजीली सॉल्व किया जा सकता था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज एफ। दो चार्जेस है भाई साहब, Q1 एंड Q2, कहाँ पे रखे हैं, एयर में, इन दोनों के बीच में फोर्स है एफ फोर्स इन पे लग रहा है। इफ दे आर पुट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, अगर इनको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें एट डिस्टेंस, एट हाफ द डिस्टेंस, ओके, पहले जो डिस्टेंस थी मान लो r थी, तो अब डिस्टेंस है r/2, हाफ द डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस, द फोर्स रिमेन सेम। अच्छा, मतलब जो फोर्स एयर में था वही फोर्स मीडियम में होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, तो फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। एयर में हम फोर्स को क्या बोलेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मीडियम में क्या बोलेंगे, 1/4πε0 K Q1 Q2। डिस्टेंस बदल दी है जिससे फोर्स एडजस्ट होकर बराबर हो गया है,
डिस्टेंस कर दी r/2² तो r²/4, q1 q2 1/4πε0, ये टर्म कैंसिल, r² से r² भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा 4/k, 4/k, तो इस तरह से k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम विल बी 4. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. An electron having mass m and kinetic energy E, ठीक है, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πm/qb. ठीक, चलो थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कैसे आता है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो क्या बच्चों हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका mv²/r, ये 90 डिग्री पे हो जाता है qvb, एक v कैंसिल कर दो, v कैंसिल करके आपको वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिलेगा qbr/m. ठीक, ये मिलेगा फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. टाइम पीरियड बनाते हैं, एक साइकिल में घूमेगा 2πr डिवाइडेड बाय किस वेलोसिटी से घूमेगा, qbr/m, तो qbr/m. तो इस तरह से टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मिलेगा 2πm डिवाइडेड बाय qb. आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिलेगा qb/2πm. ठीक है, qb/2πm. तो देखो टाइम पीरियड था 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी qb/2πm, और चार्ज की वैल्यू E है ना, जो Q है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ Q है वहाँ E पुट कर दो, तो EB/2πm. C विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 16. प्रोटॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला विथ वेलोसिटी 5 × 10⁻⁷. प्रोटॉन है 2 टेस्ला में एंटर कर रहा है इस स्पीड से, एंगल भी 30 डिग्री विद द फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन. तो फोर्स होगा भाई साहब QVB sin थीटा. मूविंग चार्ज पे यही फोर्स होता है, प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी 5 × 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, थीटा की वैल्यू 30 और साइन 30 1/2, 2 कैंसिल कर दो, है ना, 16 5 are 80, एक पॉइंट हटा दो तो 8 आ जाएगा, 19 - 7 करेंगे तो 12, -19 है तो -12 न्यूटन, तो 8 × 10⁻12 न्यूटन. अगेन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P विल बी. अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन. इस स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो होगा अंदर क्रॉस, और इस वायर में 2.5 ऊपर जा रहा है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो होगा डॉट. तो इस वायर का फील्ड क्रॉस है, इसका डॉट है, इसमें करंट ज़्यादा है इसमें कम है, मतलब क्रॉस बड़ा है, इसका फील्ड B1 है इसका B2 है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक क्रॉस है एक डॉट है, जो इनवर्ड है वो बड़ा है, तो जो नेट होगा वो B1 - B2 और नेट वही होगा जो बड़ा होगा, उसकी डायरेक्शन चलेगी. तो B1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों μ0/4π. इन्फाइनाइट वायर से r डिस्टेंस पे फील्ड ये होता है 2I/r, इसको मैं I1 बोल देता हूँ और इसको कॉमन भी ले लेता हूँ, तो माइनस यहाँ बचेगा 2I2/r. ठीक, r तो दोनों के लिए सेम है. चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको. तो जो नेट इंटेंसिटी मिलने वाली है दैट इज μ0/4π, μ0/4π. 2 कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल कर दो 2. I1 कितना है बच्चों 5, 5/r, r कितना है, r कितना है, r कितना है 2.5, माइनस I2 कितना है 2.5 और ये भी 2.5. तो ये तो हो गया आपका 1 और ये कैंसिल हो गया 2, 2 - 1 1, तो आंसर हमें मिला μ0/2π. ठीक, आंसर क्या मिलेगा μ0/2π. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इस सवाल का सही जवाब भी होगा सी. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर. स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर. स्ट्रेट लाइन कंडक्टर
लेंथ 0.4 मीटर, इज मूव विद द स्पीड ऑफ 17 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर है और 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब एमकेएस में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो मोशनल ईएमएफ होगा, BLV होगा, बी की वैल्यू 0.9, एल की वैल्यू 0.4, वेलोसिटी की वैल्यू 17। ठीक है, 0.9, 0.4, 17। ठीक है भाई साहब, 2 पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 2 से 4 से उड़ा देते हैं, 25 टाइम्स। अगर ये 10 होता तो 170 आता, 10 से एक छोटा है तो 170 माइनस 17 कर दो तो आपका आ जाएगा 157। ठीक है, 17 9s आर 157, 153, 153, यहाँ पर 3 आएगा। 153 डिवाइडेड बाय 25, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 25 से तो 25 4s आर 5s आर 6 आर 150, मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। क्या ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है हमें? हाँ यस, 6.12 आने वाला है। करेक्ट, 6.12 आ जाएगा। 25 से डिवाइड कर दो 153 को, 5 बार तो पूरा डिवाइड हो रहा है, 150 6 टाइम में तो 150 आ रहा है, और 150 से थोड़ा सा बड़ा है तो आंसर 6 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड एज शोन बिलो, कंसीडर द मास ऑफ द रॉड टू बी निग्लिजिबल। एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, एफ नेट पूछा जाए तो 0, टॉर्क नेट पूछा जाए, टॉर्क नेट तो इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास पे घूमेगी। ये डिस्टेंस अगर एल है तो एल क्रॉस एफ मतलब आउटवर्ड, और एल क्रॉस एफ आउटवर्ड, तो टॉर्क आ जाएगा एल क्रॉस एफ आउटवर्ड, एल क्रॉस एफ आउटवर्ड 2 बार, तो एफ नेट इतना है, टॉर्क नेट इतना है। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ओनली रोटेशनल, कौन सा बोल रहा है ये? द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, टॉर्क 0 नहीं है। ओनली ट्रांसलेशनल, करेक्ट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। बोथ रोटेशनल, गलत। नाइदर रोटेशनल, गलत। एफ नेट 0 है मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। टॉर्क नेट भी 0 हो जाता तो बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल हम करेक्ट बोल देते हैं। लेकिन अभी सिर्फ चल नहीं रही रॉड, घूम तो रही है, इसलिए ओनली ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है, बता देते हैं। 10 का वेट हो गया 100 न्यूटन, स्ट्रिंग में आ गया टेंशन T, हर पॉइंट पे आएगा, दोनों एंड पर आएगा, इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा F। फ्रिक्शन को लिख देंगे म्यू आर, 20 का एक्शन हो जाएगा 200, रिएक्शन भी हो जाएगा 200। म्यू है 0.5, आर हो जाएगा 200, एक कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 100। ओहो 100 इधर और 100 इधर, ये इसको खींचना चाहता है 100 से, और ये भी अपोज कर रहा है 100 का। अगर इधर भी 100 और इधर भी 100, तो देखो सिस्टम के एंड में, स्टार्टिंग में और एंड में, ये दोनों 100, दोनों फोर्स इक्वल है, कैंसिल कर देंगे तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अच्छे से करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, 100 माइनस टी इक्वल टू एम है, इसको देख लो, t माइनस 100 इक्वल टू 20a, है ना। सॉल्व करो, t से t कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो जो भी यहाँ पर आपको मिला इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको दिखा दिया, इधर 100 इधर 100, नेट 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। स्टूडेंट हैज 10 वायर्स, ओके, ईच ऑफ 30 ओम, 30 ओम के 10 वायर, which one resistance cannot be obtained with the combined of these wires। ठीक है, इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, तो ये सब वैल्यूज दिए तो हम इसकी रेंज बना लेते हैं। अगर सीरीज में कनेक्शन किया जाता तो NR होता, क्योंकि सब इक्वल रेजिस्टेंस के। N की वैल्यू कितनी थी? 10 वायर है, 30 ओम ईच, तो 300 ओम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस के इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R/N, R है 30, N है 10, तो 3 ओम का मिनिमम रेजिस्टेंस से क्रिएट कर सकते हैं। तो रेंज बन गई,
रेंज बन गई आपकी 3 ओम टू 300 ओम, 3 ओम टू 300 ओम, ये बन गई रेंज। तो 3 से 300 के बाहर, ये 3 से 300 के बीच में है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये नहीं है। तो 2 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर। ये नहीं बना सकते आप, 3 से 300 के बीच में कुछ भी बना सकते हो, बाकी डेटा इसकी रेंज में आ रहा है, लेकिन जो रेंज से बाहर जा रहा है वो है 2। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इन अ एसी सर्किट आर इक्वल टू दिस, एक्सएल इक्वल टू दिस, एक्सी इक्वल टू 13 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 100 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, एवरेज पावर, ठीक है, पावर पूछ रहा है। एल सी आर, एक्सेल, एक्सेल कहाँ है एक्सेल, ये रहा 5, एक्सी ये है 13 और आर ये है 6। सबसे पहले हम इसका इम्पिडेंस निकालते हैं। तो एलसीआर का जो इम्पिडेंस होता है बच्चों वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। ठीक, तो आर की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा स्क्वायर के साथ 36। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखो, 13 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 8, तो यह आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो आपको वैल्यू मिलेगी 36 प्लस 64 दैट इज 100, इसका रूट आएगा 10। मतलब इम्पिडेंस ऑफ दिस एलसीआर सर्किट इज 10। अब हम यहाँ से आरएमएस करंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें ई आरएमएस गिवन है तो डिवाइडेड बाय जी कर देते हैं। ई आरएमएस कितना गिवन है बच्चों, 100, 100 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 दैट इज आई आरएमएस मिल गया हमें 10 एम्पियर। अब सीरीज में सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर है तो सब में 10 है। अभी बोल रहा है पावर डिसिपिटेशन। तो जब भी पावर की बात की जाती है तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान आता है, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्या हमें एलसीआर सर्किट का फाई निकालने की जरूरत है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर का जो वोल्टेज के साथ एंगल होता है, वोल्टेज के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री और cos 90 इज 0, सो पावर फैक्टर ऑफ एल एंड सी इज 0 और एक्सएल माइनस एक्सी का भी पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। लेकिन क्या आर का पावर फैक्टर मिनिमम हो जाएगा? उसको हम लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू cos 0 दैट इज 1। तो रजिस्टर में मैक्सिमम पावर लॉस होगा और वो होगा वी आर एम एस आई आर एम एस। क्या वी को लिख सकते हैं आई आर, हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 और आर की वैल्यू कितनी गिवन है 6, आर की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा इस तरह से 600 वाट, 600 वाट। हाँ, ऑप्शन ए 600 वाट, ऑप्शन ए, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। रेडियस 10 सेंटीमीटर और टाइम लगा 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी बता सकते हो, 2 पाई आर घुमा टी टाइम में, तो 2 पाई आर की वैल्यू 10, वी की वैल्यू 4, 2 टाइम्स कैंसिल, ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो वेलोसिटी मिल गई 5 पाई, वेलोसिटी मिल गई 5 पाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा 0। मतलब हमें नेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इससे ही अपना काम हो जाएगा। वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5 पाई, स्क्वायर है 2 बार लिख लो, 5 पाई 5 पाई, और रेडियस गिवन है 10, तो यह आ जाएगा 10, 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो 5 पाई स्क्वायर बाय 2, 2 से कैंसिल कर दो 2.5, तो ये मिल जाएगा आपको 2.5 पाई स्क्वायर।
ऐसा कोई एक ऑप्शन मुझे यहाँ दिखा था 2.5 पाई स्क्वायर, इसलिए मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, चलिए तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एंड मेट्रो एट अ मेट्रो स्टेशन, ठीक है, गर्ल वॉक्स अप स्टेशनरी एस्केलेटर। ठीक है भाई साहब, एस्केलेटर आज चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूँ। एक लड़की इस पे चलती हुई जाती है स्टेशनरी एस्केलेटर पे इन टाइम x1, तो इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा x1। जब ये एस्केलेटर रेस्ट में था तो चल के जाने में टाइम लगा x1। देन द एस्केलेटर टेक्स अप इन x2 टाइम। ठीक है, अगर एस्केलेटर चलने लग जाए, ठीक, तब भी डिस्टेंस तो डी ही रहने वाली है ना। ये बोल रहा है इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी, अगर वो गर्ल ना चले, एस्केलेटर उसे चला के लाए तो कितना टाइम लगता है x2। इस बार टाइम x2 है। थर्ड, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन द मूविंग एस्केलेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वॉक भी कर रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। ठीक, मतलब इस बार हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब लड़की भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। ठीक है भाई साहब, यहां पर हम स्पीड पता कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल हुई जब खुद चल रही थी, d बाय x1। यहां पर स्पीड ले लेते हैं v2, डिस्टेंस तो d है, इस बार टाइम लगा था x2। एस्केलेटर v2 स्पीड से जा रहा है, लेकिन अगर ये दोनों साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चलने लगे तो जो अब रिलेटिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी v1 प्लस v2। ये भी चल रही है और ये भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में वेक्टर ऐड हो जाएंगे v1 प्लस v2, और इस बार टाइम लगेगा t। तो स्पीड हो गई v1 प्लस v2 इक्वल टू डिस्टेंस हो गई d डिवाइडेड बाय टाइम t। और ये हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम t पूछ रहा है। तो t इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ d डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो d डिवाइडेड बाय v1 की वैल्यू d बाय x1 और v2 की वैल्यू d बाय x2। ठीक है, d कॉमन, एलसीएम मिला x1 x2, यहाँ मिलेगा x1 प्लस x2। d से d कैंसिल कर दो तो टाइम हमें मिलेगा x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो 25 पर आते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड अ लिफ्ट एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड। दो लिफ्ट की बात हो रही है, या बोलो एक ही लिफ्ट की बात हो रही है जब वो लिफ्ट रेस्ट में थी और जब वो डाउनवर्ड एक्सिलरेट हो रही थी। इन दोनों में उसका वेट, इसमें वेट होगा mg, रेस्ट में है, इसमें होगा mg माइनस ए क्योंकि डाउनवर्ड एक्सिलरेटिंग, इसमें वेट होगा mg माइनस ए इज 5:2। तो इन दोनों का रेशियो मतलब mg और m ऑफ g माइनस ए, स्टेशनरी लिफ्ट में वेट, डाउनवर्ड एक्सिलरेटिंग लिफ्ट में वेट का रेशियो 5:2 है। द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, तो ए क्या होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, m कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2g और ये हो जाएगा आपका 5g माइनस 5 है, 5g माइनस 5 है। तो 5 है इधर ले आओ, 5g माइनस 2g हो जाएगा 3g, g, हाँ 5g माइनस 2g हो जाएगा 3g, तो a आ जाएगा आपका 3g बाय 5, 3g बाय 5, 3g बाय 5 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। g की वैल्यू पुट नहीं करी इसलिए मैंने भी पुट नहीं करी, तो 30/5 कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ g चाहिए। ठीक है, 26 पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इफ इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है, I इक्वल टू 4 + 3 sin ओमेगा टी। इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब दिस इज DC है ना, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, DC कंपोनेंट है, और ये साइनोसोडल है, इसका मतलब ये AC कंपोनेंट है। मतलब किसी वायर में एक साथ DC और AC दोनों जा रहे हैं और ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट पूछ रहा है। ओके, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट, तो जो रिजल्टिंग करंट होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, अंडर रूट ऑफ आई डी सी स्क्वायर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो कैलकुलेशन है वो आर एम एस से होता है, डीसी तो जो है वो है। तो डीसी की वैल्यू तो सीधी सीधी थी, गिवन है 4 स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, इससे हमें आर एम एस निकालना पड़ेगा। तो इसका आई आर एम एस क्या होगा, इसका आई आर एम एस होगा आई नॉट बाय रूट 2, और आई नॉट कितना है 3 बाय रूट 2 है ना, ये रहा आई नॉट 3, तो 3 बाय रूट 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा 2। अगर इसको सॉल्व करें तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 9 बाय 2, 32 प्लस 9 विच इज 41 बाय 2, 41 बाय 2। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 27। A ball with the help of string performing vertical circular motion। ठीक, एक बॉल को हमने बांध लिया है और वर्टिकल सर्कल में इसको घुमा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की बात हो रही है। तो इस पॉइंट पर टेंशन होगा टी और बॉल का वेट होगा डाउनवर्ड्स mg, और ये एक पॉइंट है जहां पर टेंशन भी डाउनवर्ड और mg भी डाउनवर्ड। तो यहां पर दोनों मिलके सेंट्रीपिटल देंगे तो कम टेंशन में भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ टी में से mg माइनस होकर सेंट्रीपिटल देगा, इसलिए यहाँ मैक्सिमम चाहिए। सो दिस इज द पोजीशन वेयर टेंशन इज मैक्सिमम एंड दिस इज द पोजीशन वेयर टेंशन इज मिनिमम। तो टी मैक्स के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं टी मैक्स, तो टी मैक्स माइनस mg, ठीक है, टी मैक्स माइनस mg, आज हैंड वाले जेस्चर से वो रफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इरेजर से कर देंगे। टी मैक्स माइनस mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल, और यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो टी मिनिमम प्लस mg, दोनों टुवर्ड द सेंटर है, दोनों मिलके सेंट्रीपिटल दे रहे हैं, और यहां पर देखा जाए तो टी मैक्स माइनस mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल। तो टी मैक्स की वैल्यू लिखेंगे हम mg प्लस सेंट्रीपिटल को लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r, और इस पोजीशन की वेलोसिटी को v1 बोल देता हूं, तो यहां v1 आ जाएगा। इस पोजीशन की वेलोसिटी को v2 बोल देते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं टी मिनिमम को, तो टी मिनिमम मिलेगा mv2 स्क्वायर बाय r माइनस mg। तो ये हमें टी मैक्स और टी मिनिमम मिल चुके हैं। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर 6 mg बोल सकता था। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है, लेकिन पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब टी मैक्स और टी मिनिमम का डिफरेंस, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r माइनस टी मिनिमम mv2 स्क्वायर बाय r माइनस माइनस प्लस mg। तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इज mg प्लस mg, that will be 2mg प्लस m by r v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें। अब हमें v1 v2 में रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ v1 v2 पे जाके गाड़ी अटक गई है। चलो v1 v2 में रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m v1 स्क्वायर, प्लस इसी को लेवल लेके पोटेंशियल एनर्जी लिख दो 0, इक्वल टू यहाँ पर वेलोसिटी v2 है तो काइनेटिक बोलो हाफ m v2 स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो 2r हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, h की जगह आ जाएगा 2r। ठीक, m कैंसिल कर देता हूँ, v1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4gr, 2 से 2 भी कैंसिल। तो जहाँ पे लिखा है v1 स्क्वायर वहाँ मैं ये पुट कर सकता हूँ। चलो पुट करते हैं, है ना, इसको मैं फिर से वाइट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2mg प्लस m बाय r, v1 को लिख सकते हैं हम v2 स्क्वायर प्लस 4gr माइनस v2 स्क्वायर। तो ये v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 2mg प्लस ये r से r भी कैंसिल, तो 4mg,
इस तरह से हमें मिलेगा 6 mg, 4 mg प्लस 2 mg इज 6 mg। तो एक बात याद रखो बच्चों, आपको टी मैक्स लिखना आना चाहिए। वर्टिकल सर्कल में टी मैक्स कहाँ होता है पता होना चाहिए। टी मिनिमम लिखना आना चाहिए, वर्टिकल सर्कल में टी मिनिमम कहाँ होता है पता होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस भी लिखना आना चाहिए। और अगली बार के लिए याद रख लो 6 mg, डायरेक्ट 6 mg। और 6 mg की वैल्यू कितनी गिवन है, 240। तो ये 240 में यहां रख देता हूं, ठीक। तो g से 0 कैंसिल कर दो, 6 से 24 कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी 4 kg विल बी योर करेक्ट आंसर। सही है, ऑप्शन नंबर डी 4 kg आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्या बोल रहा है ये, टू पार्टिकल P and Q are at a distance of 10 meter at any moment. Velocity of P and Q are 8 meter per second, ये रहा, and 6 meter per second respectively. They make an angle of 30 degree with PQ as shown in the figure. Angular velocity of P with respect to Q will be. तो ये आएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू R डिवाइडेड बाय R, है ना, ऐसे ही पढ़ा है बच्चों में। तो हमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मतलब है ये वाले कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल छोड़ दो, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लो। तो देखो 6 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, 6 sin 30, 6 sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 3। और 8 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कॉस हो रही है साइन, तो ये हो जाएगा 8 sin 30 फिर 1/2, तो ये हो जाएगा 4। ये 3 ये 4। अब 3 से ऊपर 4 से नीचे रिलेटिव देखेंगे तो रिलेटिव आ जाएगा 4 + 3। अपोजिट डायरेक्शन में सम होता है, एक 4 से नीचे जा रहा है, एक 3 से ऊपर जा रहा है, दोनों का रिलेटिव देखेंगे तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10, 7/10 0.7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। Circular curve of highway designed for traffic moving at 72 km/h, 72 km/h। ठीक है, बाकी वैल्यूज मीटर में दी है, और मतलब बदल लेते हैं। क्या अगर हमें इसे मीटर पर सेकेंड बनाना चाहते हैं तो हमें इसका 5/18 लेना चाहिए, 4 टाइम्स कैंसिल, तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को बना लिया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज 100 मीटर, रेडियस है 100 मीटर। द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड शुड बी। ठीक है, बैंकिंग एंगल के लिए हमने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan θ = v²/rg। v हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20 × 20, और r है आपका 100, g की वैल्यू 10। ठीक, 2 से कैंसिल 5, तो θ = tan इनवर्स 2/5, 2/5। सी आज बहुत सारे सी ऑप्शन करेक्ट आए हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमें बोल रहा है 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass ratio 1:1:3। ठीक है, तो 1:1:3 के फ्रेगमेंट्स में एक जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो गया है, हैविंग सेम मासेस मूविंग इन, दो 1:1 मतलब सेम मासेस है, हैविंग सेम मासेस मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, जिन का मास सेम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट विल बी, तो बिगर पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, समझते हैं, चलो बच्चों समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बॉम्ब जो था उसके 3 फ्रैगमेंट बने 1:1:1। तो मैं एक काम करता हूँ, एक को m, दूसरे को m और एक को 3m बोल देता हूँ। ठीक है, तो इनका रेशो आ जाएगा 1:1:3। इस तरह से मैंने मासेस कंसिडर कर लिए। तो ये वाला जो मास है वो हो जाएगा m × 30, इसका मोमेंटम हो जाएगा m × 30, और इन दोनों का जो नेट हो जाएगा वो 30m का हो जाएगा √30m² + 30m²। ठीक,
दो मोमेंटम एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, तो नेट मोमेंटम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मिलेगा 30m√2। ठीक, 30m 2 इंटू 30m², 30m² बाहर, 30m√2। अब जो 3m है, 3m भी यहीं कहीं है, इस 3m का मोमेंटम इसी के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, इस मोमेंटम के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉम्ब इनिशियली स्टेशनरी था, है ना, स्टेशनरी बॉम्ब, मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व। इंटरनल एनर्जी को हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं मान सकते। तो अगर दो मासेस का नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो थर्ड का नेट मोमेंटम इधर होना चाहिए, मतलब इसका मोमेंटम होना चाहिए 3m इंटू वी, और ये कितना है 30m इंटू 2। ठीक, तो 3m में m से m कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो 10 टाइम्स। ठीक, तो 10√2, 10√2 एक आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो देखो v इक्वल टू 10√2। ठीक, बात समझ में आई। इसका जो मोमेंटम था वो कितना था 3m इंटू वी, और इन दोनों का नेट मोमेंटम था 30m√2। ये आप कैंसिल करो 10√2 टाइम्स, ठीक, वेलोसिटी 10√2, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 and 1, ठीक है भाई साहब, 2 kg 1 kg आर प्लेस्ड एट पॉइंट दिस एंड दिस। तो कहीं में मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ अभी। तो 2 kg कहाँ पे रखा है, 1, -2 पर रखा है। ठीक है, इसको प्लेन में मत दिखाओ, में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 kg रखा है 1, -2 पर, और 1 kg रखा है 1, -2, सॉरी -4, -4, -3 पर। ठीक, एक 1, -2 पर, एक -4, 3 पर। वेयर शुड अ थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, मतलब x, y पे रख दो इसको, बी प्लेस सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर पार्टिकल सिस्टम लाइज एट 0, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 पर हो जाए, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 पर हो। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल तो रखे हुए, इनका सेंटर कहीं ना कहीं तो है। तीसरा पार्टिकल 5 kg ऐसे पॉइंट पे रख दो कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। ठीक है, रख देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको लिख सकता हूं मैं m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्वेश्चन चाहता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आए, 0, और इस टर्म को भी 0 में ले आओ तो ये भी 0। m1 2 और इसका x कोऑर्डिनेट 1, तो ये आ जाएगा 2। m2 1 इंटू -4, तो ये आ जाएगा आपका -4, प्लस m3 5 इंटू x, ये हो जाएगा 5x। 2 -4 -2 इधर आके +2 इक्वल टू 5x। तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 2/5। 2/5 किसी में दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2/5 दिखाई दे रहा है, तो यही करेक्ट होगा, मतलब आंसर मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, मुझे तो यहाँ आंसर मिल गया कि ये 2/5 सही जवाब होगा। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना होता तो सेम मेथड से करते। y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, m1 y1, तो ये हो जाएगा -4, m2 y2 ये हो जाएगा +3, m3 y3 तो ये हो जाएगा 5y, -4 +3 ये हो जाएगा -1, इस तरफ ले आओ 1 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू 1/5। ठीक, तो y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 1/5, लेकिन x कोऑर्डिनेट से ही आंसर तो आ चुका था। लेकिन सोचो अगर x कोऑर्डिनेट दो ऑप्शन में मैच होता तो y भी कैलकुलेट करते 1/5। इस तरह से ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर। 32 क्या बोल रहा है, अ सॉलिड स्फीयर, अ होलो स्फीयर, solid sphere, hollow sphere and a disk, all having same mass and radius are placed at the top of an smooth incline and released. Least time will be taken in reaching the bottom by. ठीक है, क्योंकि इसने स्मूथ बोला है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, तो रोलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। सभी के लिए जो एक्सिलरेशन होगा वो g sin थीटा ही होगा। क्यों g sin थीटा होगा, g इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट g cos थीटा होता है, ये g से, तो सबका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, g sin थीटा। और अगर सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा तो सभी साथ में पहुंचेंगे, ऑल विल टेक सेम टाइम। हाँ, अगर ये रोलिंग का क्वेश्चन होता, अगर इस पर फ्रिक्शन होता, तो आंसर होता आपका सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जीत जाता है सारी रेस, सबसे पहले वही पहुंचता है। ठीक,
ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। अ फोर्स दिस इज एक्टिंग एट अ पॉइंट दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कंजर्व्ड। वी वांट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व चाहते हो तो आपको नेट टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है ये? हाँ, ये अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ। अल्फा कहाँ है भाई? ये रहा अल्फा, बस एक ही जगह है। अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व हो जाएगा? जब टॉर्क जीरो हो जाए। अब टॉर्क होता क्या है भाई साहब? टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर हमें गिवन है क्या? ये रहा 2i माइनस 6j माइनस 12k। फिर क्रॉस एफ वेक्टर गिवन है हमें अल्फा आई के प्लस 3j के प्लस 6k के। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क और उसको रख देते हैं जीरो। तो जीरो इक्वल टू आई को छुपा लो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 36, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 36, तो ये हो जाएगा प्लस 36। ठीक, तो ये तो गया, ये तो जीरो हो गया, प्लस जे के। अब जे को छुपा लो तो ये आ जाएगा माइनस 12 अल्फा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 12 अल्फा और माइनस 12। ठीक है, फिर लिखो प्लस के को छुपा लो, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 माइनस 6 अल्फा माइनस 6 अल्फा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 6 अल्फा। ठीक, अब टॉर्क जीरो करने के लिए ये वाली टर्म तो जीरो हो चुकी है, इसको भी हमें जीरो चाहिए। तो माइनस 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 12 क्या चाहिए हमें? जीरो। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो माइनस 12 अल्फा इक्वल टू 12 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला हमें? -1। ये माइनस साइन उधर चला गया। इसको सॉल्व कर लो तो 6 प्लस 6 अल्फा आपको चाहिए जीरो, तो 6 अल्फा इक्वल टू -6 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू -1। इसका मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू अगर -1 हो तो टॉर्क पूरी तरह जीरो हो जाएगा। क्या हमें अल्फा -1 दिखाई दे रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। -1 अल्फा रख दो, टॉर्क जीरो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। चलिए 34। द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट ढूंढ लिया भाई साहब, is thrice. Density of planet is thrice that of Earth. Density of Earth. The acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to that of the surface of Earth. Okay. Acceleration due to gravity on planet is equal to acceleration due to gravity on Earth. If the radius of Earth is capital R, the radius of planet would be. ठीक है, अच्छा बताओ, क्योंकि डेंसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी के रिलेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जी को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर रो जी। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्योंकि प्लैनेट की बात हो रही है तो प्लैनेट की रेडियस, प्लैनेट की डेंसिटी, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अर्थ के लिए लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर रो जी, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ की रेडियस, अर्थ की डेंसिटी, जी 4/3 पाई जी 4/3 पाई कैंसिल। प्लैनेट की डेंसिटी गिवन है 3 रो ई, तो आरपी इंटू 3 रो डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू आर ई डेंसिटी ऑफ अर्थ। रो ई भी कैंसिल कर दो। ये प्लैनेट की रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3। मतलब प्लैनेट की रेडियस होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर ये रेडियस होती है तो जी दोनों के मैच कर जाएंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है भाई, इसकी डेंसिटी कम है तो इसकी रेडियस कम होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट इक्वल होगा। एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़े होंगे तो दोनों छोटों से प्रोडक्ट करके कैसे इक्वल हो जाएंगे? एक डेंसिटी ज़्यादा है, रेडियस कम, डेंसिटी कम है, रेडियस ज़्यादा, इस तरह का कॉम्बिनेशन कि दोनों के जी बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो सही आंसर बी R/3। 35 पर आते हैं। बॉडी वेइंग 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ पर जितना फोर्स है वो है mg और उसकी वैल्यू है 63 न्यूटन। ठीक है, what is the gravitational force on it due to the earth at height equal to half of the radius of earth की हाफ हाइट पर। ठीक है, तो जी एच कैलकुलेट कर लेते हैं एच हाइट पर। इसके लिए फॉर्मूला होता है R/r+h और h की वैल्यू क्या है? R/2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें
तो r कॉमन ले लो, 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 3/2, r कॉमन 1 + 1/2 3/2, ठीक। तो GH मिलेगा G इंटू ये 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर, तो 4/9, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 3, तो GH की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर फोर्स पूछा है तो फोर्स हम लिखेंगे mgh, तो mgh को रखेंगे g टाइम्स ऑफ 4/3, और जो mg है वो तो हमें गिवन है 63, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 4/3, सॉरी 4/9, यहाँ 9 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 9, ठीक है, और यहाँ भी क्या होना चाहिए 9, 4/9, 9 7 are 63, 7 4 are 28, तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 28। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 28 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनसाइड एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, कोई आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉन जीरो, इसका मास m है, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, इसका खुद का पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, मतलब अगर हम इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ देखें तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस में इस तरह का हमने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, इससे बनाता हूं मैं, ये 0 फिर सडनली कुछ इंटेंसिटी मिलेगी है, और इसका अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ देखें, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ देखें, है ना, मैं मॉड ले लेता हूँ अभी क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव होता है, कंपैरिजन के लिए मैंने मॉड ले लिया, सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ सिर्फ ग्राफ बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है कांस्टेंट, और फिर ये, तो देखो इंटेंसिटी 0 है अंदर और पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉट जीरो, सही है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट जीरो, ये गलत है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 है। थर्ड बोल रहा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एनीवेयर, ठीक है, ये भी सही है, सभी जगह कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो सेंटर पे वही हर जगह होगा, वही सरफेस पे भी होगा। और हमें क्या चाहिए, सही जवाब, तो कौन कौन सा सही है हमारा, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी को पढ़ लेते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, फील्ड भी सेम है, सब जगह 0 है, तो ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, ए सी डी करेक्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट, और यहाँ पर ए सी डी, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज ए सी डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी इज एट रेस्ट, 2 kg की बॉडी है, चलती है, दूसरी बॉडी जिसका मास हमें नहीं पता, जो रेस्ट में है, से टकराती है, इतना पढ़ लिया आपने, एंड कंटिन्यू टू मूव इन द इनिशियल डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी, कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी u ले लेते हैं, कोलिजन के बाद हो गई u/4, 1/4 वेलोसिटी से कंटिन्यू रहती है। द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, ठीक है, सेकेंड बॉडी भी किसी ना किसी वेलोसिटी v से चलने लगेगी, तो इसका मास क्या होगा, ये हमसे मास पूछ रहा है, ठीक है। एक इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लगा सकते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, E = 1 है, तो सेपरेशन को क्या लिखूं मैं, v - u/4, v - u/4 से सेपरेट हो रहे हैं, और अप्रोच किससे कर रहा था, u से, क्योंकि ये तो रेस्ट में, इस टर्म को इधर ले आओ, तो u + u/4 = v, तो ये हो जाएगा 4u + u, दैट इज 5u/4 = v। इस तरह से हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पता कर ली, लेकिन ये तो हमसे मास पूछ रहा है, ठीक है। अब एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, तो इसका मोमेंटम बच्चों बोलो 2 × u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस इसका मोमेंटम 0, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिखते हैं, ये 2 और ये u/4 है, तो हो जाएगा आपका 2 × u/4 प्लस m × v, m × v, और v हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं यहां से पुट कर देता हूं, ये है आपका 5u/4, 5u/4, ठीक, 2 से कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, हमें मिला 2u = यहां से तो u ले लो कॉमन,
1/2 प्लस 5m/4, ठीक है, करेक्ट है। 5m/4, u कॉमन ले लिया, u कैंसिल, ठीक, तो 2, ये 1/2 इधर ले आओ, इक्वल टू 5m/4, 2 माइनस 1/2 मतलब 1.5, दैट इज 3/2, 3/2 इक्वल टू 5m/4, कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 3 इंटू 2 6/5, ठीक है, 6/5, तो m की वैल्यू आ रही है आपकी 6/5। क्या 6/5 के ऑप्शन में है? नहीं, कैंसिल कर दो, 1.2 kg, 1.2 kg है, यस, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं या याद किए V1 V2 के, तो उसमें आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना चाहते हो तो दो वेरिएबल है m और v, m नहीं पता है, v नहीं पता है, दो इक्वेशन अगर आप बना पा रहे हो, इलास्टिक में दो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाओगे दो इक्वेशन? एक बना लो आप e से, क्योंकि e की वैल्यू 1 होती है और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई पुट 1 पुट कर दे, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वहाँ से मिल जाएगी हमें फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि कोलिजन में सारा इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व है, सिस्टम इस सिस्टम पर फोर्स लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैंने सेकंड इक्वेशन बना ली, ठीक है। कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक रिवाइज कर रहा था कि समझ में आ जाए। ठीक है भाई, बुलेट फायर करा हुआ दिख रहा है, एक बुलेट फायर कर दिया, किस पर? इस ब्लॉक पर। क्या बोल रहा है? मास 5 ग्राम, मूविंग विथ 500 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ ब्लॉक 45 ग्राम एंड गेट एम्बेडेड इन इट सो एज एम्बेडेड इन इट, मतलब बुलेट जाती है ब्लॉक में, टकराती और धंस जाती है, ब्लॉक में टकराती है और धंस जाती है, गेट्स एम्बेडेड इन इट, शोन इन द फिगर। फाइंड हाइट अप टू विच द, तो ये ब्लॉक चलने लगता है v वेलोसिटी से, और चलता है तो ये h हाइट तक यहाँ आ जाता है, चलते 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 ये h हाइट पर, और कितनी हाइट पे जाके रुकेगा ये हमसे पूछा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ गए हो, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो बिफोर कोलिजन 5 ग्राम को लिख रहा हूँ मैं, 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, वेलोसिटी 500, ये हो गया मास, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम, और इसका मोमेंटम 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज दिस। After collision 45 and 5 bullet gets embedded in it, so the total mass of the system will be 45 plus 5 gram, that is 50 gram। ग्राम को मैंने पुट कर दिया 10⁻³ और ये सिस्टम अब v वेलोसिटी से चलने लगा है, तो वेलोसिटी को रख दो v, ठीक। इस तरह से हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर लिया है। अब हम ध्यान से देखें तो 10⁻³ वाली टर्म कैंसिल हो रही है, 5 से कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, और ये कैंसिल हो रहा है, तो v की वैल्यू आपको मिल जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब ये सिस्टम चलना शुरू करेगा यहाँ पर, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, मतलब इसके पास इसी लेवल से अगर मेजर करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, मास हो गया 50, ग्राम को लिखो 10⁻³ और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 इंटू 50 इक्वल टू, ये सारे के सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो m हो गया 50 ग्राम, ग्राम को लिखो 10⁻³, ये हो गया m g h, h तो हमें चाहिए, ठीक, h तो हमें चाहिए, तो 50 10⁻³ ये कैंसिल, 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 25, 25 इंटू 5 125। क्या 125 जैसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 पर है और सॉल्व करते हैं। A particle of mass m is projected from the surface of earth with velocity v, velocity की वैल्यू 2 times of velocity, escape velocity, ठीक है। When escape velocity, the velocity reaching to infinity, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं यहाँ समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि बॉडी अर्थ सरफेस पर है जिसे एस्केप की डबल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। अगर हम एस्केप से थ्रो करते हैं तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की हाइट तक चला जाता, डबल से थ्रो किया गया है तो ये बाहर भी v डैश वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेंगे, ये तो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, कंजर्वेशन से हम v डैश को कैलकुलेट कर पाएंगे जो हमें अननोन है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बताओ बच्चों, ये हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, v कितना है 2v,
2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ स्क्वायर। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये होगी माइनस ऑफ Gmm/r, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये हो जाएगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर जीरो, जीरो हो गई। ठीक है, तो हाफ एम 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ve स्क्वायर माइनस Gmm/r इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर बाय 2 स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, ये तो कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर दो 2 टाइम्स। तो 2 एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है √2Gm/r। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ स्क्वायर के साथ तो ये रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा 2Gm/r माइनस Gm/r इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय 2। तो 2 इंटू 2 4, 4Gm में से Gm/r, 4Gm/r में से Gm/r माइनस होगा, हमें मिलेगा 3Gm/r। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 2 4, 4Gm/r माइनस Gm/r, तो हमें क्या मिल जाएगा 3Gm/r इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय 2। इस 2 को इधर ले आओ, तो 3 इंटू 2Gm/r इक्वल टू वी डैश, स्क्वायर हटा लो तो यहाँ लग जाएगा रूट, और इस टर्म को हम बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो हमें वी डैश की वैल्यू मिल जाएगी √3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो स्पेस में जाकर इसकी स्पीड हो जाएगी √3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है इन रिलेटिव मेरिडियन m इक्वल टू दिस। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, मास तो रेस्ट मास और मूविंग मास अलग अलग होता है, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, चार्ज भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इनवेरिएंट है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के साथ चार्ज वेरी नहीं करता, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। 41, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी। ठीक है, इधर वाले डायग्राम में करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 4, 6 और 3 का हो जाएगा आपका 6 इंटू 3/6 प्लस 3 दैट इज 2, 18/9 2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 2, 4 और 2 का हो जाएगा 6। इसका मतलब इस पूरे का कितना हो गया 6, इस पूरे का हो गया 6। अच्छा, यहाँ देखो आमने सामने वाले का प्रोडक्ट करो 300, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 300, मतलब 40 हटा दो। 20 और 10 सीरीज में, 20 और 10 सीरीज में हो गया 30, 30 और 15 सीरीज में ये हो गया 45। इन दोनों का पैरेलल मतलब 45 इंटू 30/45 प्लस 30। ठीक है, 45 इंटू 30/45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 75। फिर 15 से उड़ा दो, 15 2s are 30, 15 5s are 45, 5 से कैंसिल करो, कितनी टाइम्स कैंसिल होगा 9 टाइम, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया 18, ये पूरा बन गया 18। अब इस पे आ जाओ, 4 5 ये हो गया 9, तो ये पूरा हो गया 9। अब ये तीनों आ गए पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/9, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 18। 6 3s are 18 और यहाँ पर 9 2s are 3 2 5 और 1 6, 6/18 मतलब 1/3, मतलब R इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका 3। तो ये पूरा बन गया बच्चों 3। अब यहाँ आ जाओ 6, जब भी करंट इस 3 से आएगा तो उसको दो रास्ते दिखेंगे, 10 से जाने का और एक 3 से, तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस जंक्शन पे करंट इस रजिस्टर में कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो इसको हटा दो। अब ध्यान से देखें 6 और 3, यहाँ से इस सर्किट को देखो, 6 और 3 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3। ठीक, तो ये भी हो जाएगा 2, 6 प्लस 3 9, 18/9 दैट इज 2, 2 और ये 3, इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 3 आया। इस पूरे का इक्विवेलेंट 2, इस पूरे का इक्विवेलेंट 3, दोनों सीरीज में 3 + 2 5, 5 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब होगा 5 ओम। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. इन द फिगर शोन देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2. ठीक है, R1 R2, इन विच अ करंट I इज फ्लोइंग. ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O. ठीक, मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है, मतलब हमसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. इस स्ट्रेट वायर से फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि इसी की लाइन में आगे है. इस स्ट्रेट वायर से भी फील्ड हो जाएगा 0, इसी की लाइन में आगे. R2 से जो एंगल बन रहा है वो पाई बन रहा है, तो इससे फील्ड को मैं V1 बोल देता हूँ. और R1 से जो एंगल बन रहा है वो भी पाई बन रहा है, तो इसके फील्ड को मैं V2 बोल देता हूँ. पहले B1 लिखते हैं. B1 इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R2. अब ध्यान देखो, ये करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वाले करंट में आता है क्रॉस B2 से जो इंटेंसिटी होगी वो भी होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R. इसकी रेडियस R1 है, और ये भी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी आएगा क्रॉस. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे. तो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन I कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. पाई से पाई कैंसिल, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट I बाय 4. मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि मुझे किसी भी ऑप्शन में पाई दिखाई नहीं दे रहा था. एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आएगा R1 R2 और यहाँ पर मिलेगा R1 प्लस R2. तो ये किसी से मैच होता हुआ दिख रहा है क्या? यहीं से मैच होता हुआ दिख रहा है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं. ये हमें बोल रहा है बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, एक बैटरी है जिसका EMF E है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर R. एक रजिस्टर R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. वोल्टमीटर एंड एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी. ठीक है, मतलब बैटरी के साथ वोल्टमीटर और एक एमीटर भी पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. अब ये बोल रहा है नेदर द एमीटर नॉर द वोल्टमीटर विल बी डैमेज्ड. ठीक, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. तो करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो वोल्टमीटर में तो जाएगा ही नहीं, लेकिन इधर रेजिस्टेंस R और यहाँ 0 दिखेगा, तो ज़रूर सारा के सारा रेजिस्टेंस एमीटर से चला जाएगा. और अगर सारा के सारा करंट एमीटर से चला जाएगा, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट होने से हो सकता है कि एमीटर डैमेज हो जाए, क्योंकि वोल्टमीटर से कोई करंट ही नहीं जा रहा है, सारा करंट एमीटर से जा रहा है, तो एमीटर के डैमेज होने के चांसेस है. दोनों तो डैमेज नहीं होंगे, बोथ एमीटर वोल्टमीटर डैमेज, ओनली वोल्टमीटर लाइकली टू बी डैमेज, ओनली एमीटर इज लाइकली टू बी डैमेज. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. 44 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी. ठीक है, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए. ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ सी, तो ये भी सी हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है. इसको नया नाम दे दो डी, तो ये भी डी हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है. तो बी और डी के बीच में ये दो रजिस्टर, दो कैपेसिटर दिखेंगे और दोनों दिखेंगे पैरेलल में. तो पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है, तो ये तो हो जाएगा 2. यहाँ पे 17 और 3 दिखेंगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे. 17 और 13 है, तो 17 और 13 ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना. कितना हो जाएगा बच्चों? 30. तो ये तो हो गया आपका 30, ये हो गया ना 0 और ये 130. अब ये बन जाएगा एक वीड स्टोन. यहाँ पर आपको 30 मिल गया, यहाँ पर आपको 10 मिल गया. ठीक है, और यहाँ पर आपको 6 मिल गया, और ये बन गया आपका 2. पहले इनका प्रोडक्ट करते हैं. 30 इंटू 2 60, 10 इंटू 6 60, मतलब बीच वाले को हटा दो, 5 को हटा दो. अब इन दोनों का सीरीज होगा 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10 40. ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 30/4, है ना, या फिर आप बोल दो इसको 15/2. इसका हो गया 15/2, और इसका अगर हम कैलकुलेट करें 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, 2 से कैंसिल 4 टाइम्स और 3 टाइम्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2. अब 15/2 और 3/2 का पैरेलल, तो 15/2 प्लस 3/2, एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18, तो आपको मिल जाएगा 18/2. 18/2 मतलब 9.
सब माइक्रो में थे तो माइक्रोफेरेड, तो 9 माइक्रोफेरेड इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा बच्चों? 9 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V। ठीक है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V। एक सेल से कनेक्टेड है जिसका EMF V है और ये कैपेसिटेंस C। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दैट कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ कैपेसिटर। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली स्लैब इसके अंदर डाली जाती है जो गैप को फिल कर देती है। नाउ इंसर्टेड इन इट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ, इस बात पे हमेशा ध्यान दिया करो, इनकरेक्ट पूछा है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, एनर्जी तो बढ़ जाएगी भाई। चेंज इन, क्यों बढ़ जाएगी एनर्जी? क्योंकि स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी के टाइम्स, और एनर्जी होती है हाफ CV²। तो एनर्जी के कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गई और C इसमें भी आ रहा है तो एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। भी बोल रहा है द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV² K-1। ठीक है, के टाइम्स बढ़ गई तो इसको अपन चेक कर लेंगे, पहले अपन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स सेम इज द, गलत स्टेटमेंट मिल गया, ये गलत स्टेटमेंट है। चार्ज कैसे कांस्टेंट रह सकता है? क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड है, ये सोर्स से कनेक्टेड है और इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब ये और चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है तो सोर्स इसे और चार्ज दे देगा। ठीक, तो चार्ज अगर सेम बोला जा रहा है तो ये गलत जवाब है। तो इसका सही इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर C में, तो C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा थर्ड टेस्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।